आपकी शादी की डेट फिक्स हो गई हो, आप आराम से बैठे हैं कि भाई अभी तो 1 साल पड़ा है, आराम से तैयारी करेंगे। लेकिन फिर अचानक से पापा कहते हैं कि नहीं, शादी तो अभी होगी, फौरन। आपका क्या रिएक्शन होगा? भाई कैसे कर लूं, अभी तो कार्ड भी छपने नहीं दिए। इन दिनों कुछ यही हाल हुआ पड़ा है जर्मनी की राजनीति का। लोगों को बताया गया था कि अगला चुनाव होगा 28 सितंबर 2025 को। खूब प्लानिंग से चलने वाले जर्मन लोगों ने तारीख मन में बिठा ली। लेकिन फिर समधियों के बीच आपस में कुछ ऐसी अनबन हुई कि पापा अड़ गए कि क्रिसमस से पहले की ही तारीख निकालो। सब कर करा के तारीख निकली है 23 फरवरी की, जिसमें अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो चल क्या रहा है जर्मनी में? क्यों आई नौबत 7 महीना पहले चुनाव कराने की? क्या है मुद्दे? कौन बनेगा अगला चांसलर? और चुनाव दर चुनाव किस तरह से जर्मनी और जर्मनी की राजनीति बदल रही है? इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी अगले कुछ मिनटों में। नमस्कार, मैं हूं ईशा भाटिया सानन। जर्मनी के बॉन शहर में डॉयचे वेले के हेडक्वार्टर से मैं आपसे जुड़ रही हूँ। जब बॉन पश्चिमी जर्मनी की राजधानी हुआ करता था, तब संसद यहीं थी। इनफैक्ट इस बिल्डिंग को तैयार किया गया था सांसदों के दफ्तर के रूप में। लेकिन फिर बर्लिन राजधानी बन गई, संसद वहाँ शिफ्ट हो गई और हम यहाँ। संसद को जर्मन में कहते हैं बुंडस्टाग। तो बुंडस्टाग में गठबंधन टिक क्यों नहीं पा रहा है? यहीं से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा देश जहां सरकारें बार बार गिरती रहती हैं, क्या अब यही जर्मनी की पहचान बनकर रह जाएगा? आइए जर्मन संसद को समझते हैं। सरकार चलाने के लिए कम से कम आधे सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है, लेकिन इस बहुमत को हासिल करना पहले से मुश्किल होता जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में संसद में पार्टियों की संख्या बढ़ी है, लिहाजा सरकार बनाने के लिए अब पहले से ज्यादा पार्टियों को गठबंधन बनाना पड़ता है। अब जाहिर है, गठबंधन में जितनी ज्यादा पार्टियां होंगी, सरकार उतनी ही अस्थिर भी होगी। 2024 में 3 पार्टी वाली गठबंधन सरकार गिर गई क्योंकि सहयोगी दलों की आपस में सहमति नहीं बनी। एक जमाना था जब जर्मन राजनीति पर सेंटर राइट सीडीयू सीएसयू और सेंटर लेफ्ट एसपीडी का दबदबा था। तब इन दोनों में से किसी एक को सिर्फ किसी एक छोटे सहयोगी दल की जरूरत पड़ती थी। या तो वो बिजनेस पर ध्यान देने वाली एफडीपी से जुड़ जाते थे या पर्यावरण वाली ग्रीन से। कई बार तो सीडीयू सीएसयू और एसपीडी ने मिलकर महागठबंधन भी बनाया। ऐसे में दुश्मनों को दोस्त बनता देख वोटर परेशान हो उठे थे और इससे फ्रिंज मानी जाने वाली पार्टियों की लोकप्रियता बढ़ने लगी, जैसे धुर दक्षिणपंथी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी या फिर साल भर पहले लेफ्ट पार्टी से निकलकर बनी सारा वागनकनेस्ट अलायंस। कट्टरपंथी विचारधारा के चलते देश की बड़ी पार्टियां इन दोनों से दूरी बनाए रखती हैं, इसलिए इनके साथ गठबंधन बनाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में गठबंधन सरकार बनाना मुश्किल होता जा रहा है। ये चौथी बार हुआ है कि जर्मनी में वक्त से पहले चुनाव कराए जा रहे हैं। इससे पहले 72, 83 और 2005 में भी स्नैप इलेक्शंस हो चुके हैं। इस बार क्या हुआ? देखिए, 2021 तक अंगेला मेर्केल जर्मनी की चांसलर थी। 16 साल तक वो चांसलर रही और वो नाता रखती थी जर्मनी के कंजर्वेटिव ब्लॉक सीडीयू सीएसयू से। सीएसयू दरअसल सीडीयू की ही सिस्टर पार्टी है। बेसिकली पार्टी मोटे तौर पर वही है, लेकिन बवेरिया राज्य में इसे सीएसयू के नाम से जाना जाता है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन या फिर क्रिश्चियन सोशल यूनियन। खैर, मेर्केल ने 4 बार चुनाव जीता और इसमें से 3 बार उन्होंने गठबंधन सरकार बनाई देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एसपीडी या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी के साथ। जर्मनी में इसे ग्रैंड कोएलिशन या महागठबंधन कहा जाता है। ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर एक कोएलिशन बना लें। जाहिर सी बात है कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करनी है। यही हाल जर्मनी का भी था। इसीलिए मेर्केल का दौर जब खत्म हुआ तो सीडीयू सीएसयू ब्लॉक के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं आए। अब एसपीडी के उम्मीदवार ओलाफ शॉल्स ने गठबंधन बनाया दूसरी पार्टियों के साथ। पहली बार ये जुड़े लिबरल पार्टी एफडीपी और ग्रीन पार्टी के साथ। जर्मनी में हर पार्टी की पहचान एक खास रंग से होती है। एसपीडी का रंग है लाल, एफडीपी का पीला और ग्रीन्स का हरा। तो इस लाल पीली हरी सरकार को ट्रैफिक सिग्नल गवर्नमेंट के नाम से जाना गया और इस सिग्नल की वक्त से पहले ही बत्ती हो गई गुल। 6 नवंबर को गठबंधन टूट गया। 16 दिसंबर को चांसलर ओलाफ शॉल्स विश्वास मत हारे और नए चुनाव का रास्ता साफ हुआ। पहले कहा गया कि शायद जनवरी में ही चुनाव हो जाएंगे, फिर पता चला कि बैलेट पेपर ही नहीं छपे। जर्मनी में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तकनीक पर जर्मन लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो अब 23 फरवरी को लोग वोट डालेंगे,
फिलहाल कैंपेनिंग चल रही है और भारत की तरह यहाँ बड़ी बड़ी चुनावी रैलीज देखने को नहीं मिलती हैं। हद से हद आपको सड़क किनारे कुछ पोस्टर लगे मिल जाएंगे या फिर कोई आकर आपके हाथ में पैम्फलेट थमा जाएगा। बहुत छोटे ग्रुप्स में, कहीं किसी स्कूल में, कहीं किसी कम्युनिटी हॉल में कैंडिडेट्स जनता से मिलते हैं, उन्हें लुभाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस कैंपेनिंग के लिए पैसा कहाँ से आता है? अमेरिका की तरह इलेक्टोरल बॉन्ड से या कहीं और से? सरकार वोट आने से बनती है, लेकिन वोट लाने के लिए पैसा भी तो खर्चना पड़ता है। तो ये पैसा आता कहाँ से है? पार्टियों की फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स है जनता। लगभग 1/3 पार्टी फंड सरकार देती है, यानी टैक्स पेयर्स मनी। ये दूसरे देशों जैसे अमेरिका या भारत से अलग है, जहां पार्टियों को सरकार से बहुत कम या कोई मदद नहीं मिलती। लेकिन यूरोपीय देशों में इस तरह की सब्सिडी आम बात है। पार्टियों को हर वोट के बदले सरकार से पैसा मिलता है। इसके अलावा पार्टियां खुद भी फंड रेज करती हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा आता है सदस्यों की मेंबरशिप फीस से। फिर जो लोग चुनाव जीतकर सरकारी पदों पर पहुंचते हैं, उनसे अतिरिक्त योगदान की उम्मीद की जाती है। इसके बाद आता है डोनेशन। 10,000 यूरो से कम चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं। आलोचकों की मांग है कि इसे पारदर्शी बनाया जाए। वैसे यूरोपीय संघ के बाहर से आने वाले डोनेशन की सीमा 1,000 यूरो ही है। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे आय के स्रोत भी हैं, जैसे पार्टियों के खुद के कुछ बिजनेस और निवेश। मिसाल के तौर पर 2021 के आम चुनाव में जर्मन संसद में पहुंची पार्टियों ने कुल 50 करोड़ यूरो की राशि जुटाई थी। इस रकम का लगभग 40% उन्होंने चुनाव अभियान पर खर्चा। बाकी पैसा लगा स्टाफ की सैलरी देने में, ऑफिस के किराए देने में और पार्टी की गतिविधियों से जुड़े दूसरे छोटे मोटे कामों में। इस तरह सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर जर्मनी की राजनीति को चला रहे हैं। तो क्योंकि जनता को इस बात का एहसास है कि पैसा हमारी कमाई का है, इसलिए वो उसे कैंपेनिंग पर बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहती। नेताओं की छवि कैसी है, इसका अंदाजा लगता है अखबार में छप रहे आर्टिकल से या फिर टीवी पर दिए जा रहे लंबे इंटरव्यूज से। इस बार किसकी सरकार बनेगी? पोल्स दिखा रहे हैं कि CDU CSU ब्लॉक दोबारा सत्ता में आने वाला है। CDU के उम्मीदवार फ्रीडरिश मेर्ज इस वक्त रेस में सबसे आगे हैं। देश के 30% मतदाता उनके हक में हैं। दूसरे नंबर पर है जर्मनी का राइट विंग AfD। इसे 20% तक वोट मिलने का अनुमान है। AfD एक पॉपुलिस्ट पार्टी है जिसका वोटर बेस युवा है, लेकिन जर्मनी में करीब 60% मतदाताओं की उम्र 50 से अधिक है। AfD के बाद कुछ 15% के साथ ओलाफ शॉल्ज की SPD आती है। अब लॉजिकली देखा जाए तो CDU और AfD अगर साथ आ जाते हैं तो बड़ी आसानी से बहुमत मिल सकता है। लेकिन मेर्ज ने जोर देकर कहा है कि कुछ भी हो जाए, उनकी पार्टी देश के इतिहास को ध्यान में रखते हुए राइट विंग से हाथ नहीं मिलाएगी। एक ऐसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगी जो नफरत फैलाती है। 9 फरवरी को शॉल्ज और मेर्ज के बीच टेलीविजन पर 90 मिनट तक बहस चली और यहाँ भी उन्होंने ये बात दोहराई। तो जैसा अब तक दिख रहा है, बहुत मुमकिन है कि CDU CSU SPD और ग्रीन्स की गठबंधन सरकार बने। लेकिन इसके साथ ही AfD का विपक्ष में आना भी साफ होता दिख रहा है। और अगर वाकई ऐसा हुआ तो ये ऐतिहासिक होगा, क्योंकि जिस रूप में आज हम जर्मनी को जानते हैं, उसमें पहली बार एक राइट विंग पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी और इससे देश की राजनीति में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह अगर AfD की लोकप्रियता बढ़ती रही तो हो सकता है कि आने वाले सालों में शायद वो गठबंधन सरकार का हिस्सा भी बन जाए और तब जर्मनी में रहने वाले भारतीयों समेत दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए भी मुश्किलें बढ़ने लगें। बहरहाल इस चुनाव में इस तरह का कोई खतरा उम्मीद जता सकते हैं कि नहीं है। बात भारत की हो रही है, तो जाने से पहले मैं फटाफट आपको ये भी बता दूं कि किस तरह जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम बहुत हद तक भारत से मेल खाता है। भारत में जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, जर्मनी में उसे चांसलर कहा जाता है। नाम का फ़र्क है, ओहदा वही है। और भी कई समानताएं हैं, आइए देखते हैं। बताइए, जर्मनी में सबसे ताकतवर नेता कौन है? अगर आपका जवाब है चांसलर, तो आप कुछ हद तक ठीक हैं, पूरी तरह नहीं। प्रोटोकॉल के हिसाब से चांसलर तीसरे नंबर पर आता है। जर्मनी का आधिकारिक हेड ऑफ स्टेट होता है राष्ट्रपति, ठीक भारत की तरह। राष्ट्रपति को यहाँ भी जनता नहीं बल्कि संसद के प्रतिनिधि चुनते हैं और राष्ट्रपति के पद को यहाँ भी बस औपचारिकता भर ही माना जाता है, क्योंकि वो रोजमर्रा की राजनीति में शामिल नहीं होते हैं।
लेकिन संसदीय संकट के वक्त राष्ट्रपति की भूमिका अहम हो सकती है। आधिकारिक रूप से कैबिनेट मंत्रियों और चांसलर की नियुक्ति और बर्खास्तगी राष्ट्रपति के ही हाथ में होती है। इनके बाद दूसरे नंबर पर हैं प्रेसिडेंट ऑफ द बुंडस्टाग, भारत के हिसाब से कहें तो लोकसभा अध्यक्ष। इन्हें संसद की सबसे बड़ी पार्टी चुनती है और इनका मुख्य काम है संसद के सत्रों का संचालन करना। वैसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये उनकी जगह कार्यभार संभाल सकते हैं। और इन दोनों के बाद तीसरा नंबर है चांसलर का। चुनाव जीतने वाली पार्टी का उम्मीदवार चांसलर बनता है और चुनाव के बाद संसद उन्हें आधिकारिक रूप से चुनती है। इसके बाद चांसलर सरकार बनाता है और तय करता है कि सरकार क्या सब करेगी। यानी भले ही चांसलर आधिकारिक रूप से हेड ऑफ स्टेट ना हो, लेकिन असल में देश की बागडोर तो उसी के हाथ में होती है। किसके हाथ में जाती है देश की बागडोर, ये तय होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। बस इतना जरूर तय है कि ये चुनाव इतिहास रचने वाला है। जर्मन चुनाव से जुड़े दूसरे कई पहलुओं पर हम अगले दिनों में भी आप तक रिपोर्ट्स लेकर आएंगे। एएफडी के नाम से जर्मन राजनीति में इतनी दहशत क्यों होती है? भारतीयों के लिए इस चुनाव के क्या मायने हैं? जो भारतीय यहाँ रह रहे हैं या फिर पढ़ाई के लिए या नौकरी करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए क्या सब बदलेगा? क्या जर्मनी की अर्थव्यवस्था जो पिछले 3 साल से लगातार नीचे जा रही है, उसे ये चुनाव किसी तरह संभाल पाएंगे? इन सब मुद्दों पर हम जानकारी लेकर आएंगे। आप और क्या क्या जानना चाहेंगे? आपके क्या सवाल हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही।